आज मैं आप सभी को 12वीं कक्षा का इतिहास विषय पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, देखिए इतिहास में हमारा दूसरा अध्याय चल रहा था और दूसरा अध्याय का जो लेक्चर वीडियो था वो मैंने सारा का सारा ले लिया था, यानी समझाने का काम जो था वो दूसरा अध्याय का पूरा मैंने समाप्त कर दिया था। ठीक है, मैंने आपको सारा पॉइंट को समझा दिया था। और दूसरा अध्याय जिसका शीर्षक था राजा, किसान और नगर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए प्यारे बच्चों चूंकि मैंने इतिहास का दूसरा अध्याय समझा दिया, इसलिए प्यारे बच्चों आज मैं आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कराने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इस लघु में कुल प्रश्नों की संख्या आपको 16 है। ठीक है, जो बच्चे पेड ग्रुप में सम्मिलित हैं उन्हें पीडीएफ मिल चुका होगा और उसमें MVVI और VVI क्वेश्चन मैंने बता रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महाजनपद से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, जब मैं लेक्चर का वीडियो ले रहा था तो मैंने आपको समझाया था कि आखिर महाजनपद क्या होता है। मैंने आपको शुरुआती दौर में ये भी बताया कि सर्वप्रथम पहले क्या आया था, तो सर्वप्रथम पहले जनपद आया था और जनपद कितना था, तो जनपद लगभग आपका 40 था। ठीक है, इन्हीं 40 में से आपका 16 जनपद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और ये 16 ही आगे चल करके क्या कहलाया, तो आगे चल करके महाजनपद कहलाया। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एग्जाम में उत्तर लिखना है कि जिसके कारण आपको 2 में 2 नंबर चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको अपने कॉपी में कुछ इस प्रकार से उत्तर लिखना है। उत्तर वैदिक काल में जिन क्षेत्रीय राज्यों के उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई थी वह 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते बड़े राज्यों में क्या हो गई प्यारे बच्चों, तो बदल गई। ठीक है, बड़े राज्य कहिए या जनपद कहिए बात बराबर होता है, बड़े राज्यों में बदल गई। इन्हीं प्रभुता संपन्न राज्यों को महाजनपद कहा गया। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुरत निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे जो निम्नलिखित है। ठीक है, अब देखिए जो 40 जो मैंने आपको जनपद बताया था इनमें से सबसे शक्तिशाली कितना था, तो आपको 16 शक्तिशाली जनपद था। ठीक है, और जो बौद्ध ग्रंथ था और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के ही अनुसार जो है आपका ये 16 महाजनपद थे। ठीक है, जो आपको कुछ इस प्रकार से 1 से लेकर के 16 तक। ठीक है, यहाँ आ गया 1 से लेकर के 16 तक। काशी हो गया, कौशल हो गया, अंग हो गया, मगध हो गया, वजिज हो गया, मल्ल हो गया, चेदी हो गया, वत्स हो गया। हालांकि देखिए आपको इतना याद नहीं करना है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 4 महाजनपद के नाम लिखे, 5 महाजनपद के नाम लिखे, तो कभी भी 16 महाजनपद आपको नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इसलिए जो प्रसिद्ध महाजनपद है आप उसे याद कर लें। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा है, तो मगध। ठीक है, मगध आपको सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मगध यहाँ पर आ गया, मगध याद कर लीजिए। काशी हो गया, अंग हो गया, बिहार का ही अपना है, वजीज हो गया, मल्ल हो गया, चेदी हो गया, बस इतना याद कर लीजिए, बात आपका खत्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए मैंने 16 आपको इसलिए लिख दिया कि ताकि आपको नंबर के साथ साथ एक अच्छा ज्ञान भी मिल सके। ठीक है, हालांकि आपको बस 6-7 आप अच्छे से याद कर लीजिए जो कमजोर छात्र हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, इन महाजनपदों में वजीज और मल्ल गणराज्य थे। क्या थे, तो गणराज्य थे। ठीक है, और शेष में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध था। यहाँ पर मगर लिखा गया है। ठीक है, आप कॉपी में सही कर लीजिएगा, मगध क्या सही करना है, तो मगध। ठीक है, मगध जो था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। प्यारे बच्चों, मैंने आपको लेक्चर वीडियो में बताया ही था कि आखिर मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बना, लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था। तो देखिए जो आपको इन 16 में से एक वजीज हो गया, मल्ल हो गया, वो क्या थे, तो वो गणराज्य थे, यानी कि कहिए कि राजा का शासन वहाँ नहीं होता था। ठीक है, जबकि जो शेष कितना बच गए, तो 14, तो 14 में क्या था, तो राजतंत्रात्मक प्रणाली हुआ करता था, यानी कि वहाँ एक राजा होता था। ठीक है, और राजा के अधीन वह आपका साम्राज्य या यूं कहिए कि पूरा का पूरा आपको राज्य चलता था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह आपका प्रथम प्रश्न आपका है ना हो गया है। ठीक है, इसलिए हम आते हैं अब दूसरे प्रश्न पे। दूसरा आपका प्रश्न है मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, या इसी प्रश्न को कभी आपको घुमा करके पूछेगा, मगध साम्राज्य कैसे शक्तिशाली बना। मैंने आपको लेक्चर के भी वीडियो में समझाया था। ठीक है, पूरा पॉइंट मैंने बताया था कि आखिर जो मगध है वो मगध इतना शक्तिशाली कैसे बना था। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। मगध एक बहुत प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। इसमें दक्षिणी बिहार के वर्तमान पटना और जिले सम्मिलित थे, ठीक है। यानी कि जो आप जो मगध जो बोल रहे हैं, यदि हम मगध की बात करें पुराने ज़माने में, तो बिहार का जो देखिए जो पटना और जो गया जिला है, उन दोनों क्षेत्र को जो मिला दीजिएगा तो उतना ही क्षेत्र आपको मगध पड़ता था। बाकी जैसे आप वैशाली आइएगा, समस्तीपुर है ना आइएगा, यानी कि हाजीपुर आइएगा, तो वो तो वजीज आपका है ना चलाता था, ठीक है। तो पटना तथा गया जिले सम्मिलित है, ठीक है। छठी तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल में यह महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया था। अब बहुत शक्तिशाली किस काल में बन गया था? तो प्यारे बच्चों छठी तथा चौथी शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व आते, ठीक है। इस राज्य की स्थिति बहुत दृढ़ होने के विशेष कारण थे, ठीक है। देखिए इस राज्य की स्थिति अधिक दृढ़ होने की विशेष कारण था, यानी कि ये जो शक्तिशाली बना इसका विशेष कारण था। देखिए जो पहला जो कारण था कि मगध का पहला राजधानी प्यारे बच्चों क्या था? तो मगध का पहला राजधानी था राजगीर, जो आज का राजगीर है हमारा, ठीक है। उसके बाद में आपको पाटलिपुत्र यानी कि पटना बना था, ठीक है। और राजगीर का सबसे बड़ी बात है कि वो पहाड़ से घिरा हुआ था, जिसके कारण यह प्राकृतिक ही इसको क्या करता था? तो रक्षा करता था, ठीक है। तो हालांकि हम देख लेते हैं। इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, ठीक है। राजगीर के इर्द गिर्द पहाड़ियां थी जो कि प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी। अब मान लीजिए कोई शहर है, उस शहर के चारों तरफ पहाड़ है, अब कोई आक्रमण करेगा तो पहले उसको पहाड़ टपना पड़ेगा ना। तो ऑटोमेटिक है कि जो पहाड़ है वह क्या करता था? तो राजगीर का रक्षा करता था। जब राजगीर का रक्षा हुआ तो पूरे मगध का रक्षा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ थी। कारण क्या था? तो गंगा नदी बहता था, सोन नदी बहता था, ठीक है। गंगा और सोन नदियों में नौकाओं द्वारा यातायात की भी सुविधा थी, ठीक है, जिसके कारण मगध क्या हो गया? तो प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हो गया, ठीक है। अब यातायात के लिए ये लोग गंगा और सोन नदी का क्या करते थे? तो उपयोग करते थे, ठीक है। जिसके कारण व्यापार में क्या हुई? तो वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त यहाँ लोहे की खानें थी, ठीक है। लोहे की खानें क्या थी? तो स्थित थी, और उस लोहे के खान से वे अपना अस्त्र और शस्त्र बनाते थे। अब लड़ने के लिए तलवार बना लिए, तीर बना लिए, तो जाहिर सी बात है लोहा ज़्यादा है, फ्री में तलवार बनाओ, फ्री में तीर बनाओ और जाकर के युद्ध लड़ो, तो ऑटोमेटिक है कि आप शक्तिशाली हो ही जाइएगा, ठीक है। जहाँ से कृषि यंत्र, अब देखिए हथियार के साथ साथ ये लोग उससे लोहा से क्या बनाते थे? तो कृषि यंत्र भी बनाते, यानी कि खुरपी हो गया, कुदार हो गया, हल हो गया, ठीक है। जहाँ से कृषि यंत्र तथा हथियार बनाने के लिए लोहा आसानी से उपलब्ध था। परंतु प्राचीन बौद्ध तथा जैन विद्वानों ने इस महाजनपद की शक्ति का कारण कुछ और ही बताते हैं। क्या बताते हैं? तो कुछ और बताते हैं। बौद्ध और जो जैन धर्म के जो विद्वान थे उनका कहना है कि इन सभी कारण से जो मगध शक्तिशाली नहीं बना, बल्कि मगध का जो राजा था, ठीक है, जो राजा बना, जैसे अजात शत्रु हो गया, बिंबिसार हो गया, उनका जो नैतिक, उनका जो शासन प्रणाली था, उनके कारण मगध शक्तिशाली बना। यह कहना किसका हुआ? तो यह कहना बौद्ध और जैन धर्म के विद्वानों को हुआ। तो इसको आपको किस प्रकार से लिखना है? तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। परंतु प्राचीन बौद्ध तथा जैन विद्वानों ने इस महाजनपद की शक्ति का कारण कुछ लोगों की व्यक्तिगत गुण बताते हैं, ठीक है। अब जैसे लोग कौन हो गए? जैसे बिंबिसार, ये भी एक राजा था, अजात शत्रु हो गया। कुछ ऐसे ही व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने अपने मंत्रियों के सहयोग से साम्राज्यवादी नीति को लागू किया, और लागू करने के बाद क्या किया? तो अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यह आपका क्या हो गया? यह आपका दूसरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों हम आते हैं यह तीसरा प्रश्न क्या है कि धम्म शब्द का क्या तात्पर्य है, ठीक है। धम्म शब्द का क्या तात्पर्य? प्यारे बच्चों धम्म कहिए या इसको आप धर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई हालांकि दिक्कत नहीं है, धम्म कहिए या धर्म कहिए, ठीक है। पहले देखिए धम्म जो शब्द है एक विशेष शब्द है, ठीक है। धम्म एक विशेष शब्द है। आप इसे धर्म से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन धर्म और धम्म में भी हल्का सा अंतर है, ठीक है। अब देखिए धम्म क्या है? देखिए धम्म हो गया एक
सच्ची राह पे चलना, ठीक है, सच्ची राह पे चलना ही वह धम्म कहलाता है। जैसे माता पिता का आदर करें, गुरुजनों का आदर करें, छोटे से प्यार करें, गरीबों को दान दें, तो इस प्रकार का जो भी व्यवहार है वो व्यवहार धर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। और हर धर्म, जितना भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हर धर्म क्या करता है, तो वह इसी पॉजिटिव बातों को लेकर के वो चलता है, ठीक है। तो प्रश्न आपका है कि धम्म शब्द क्या तात्पर्य है, ठीक है। लेकिन देखिए कोई कोई धर्म होता है, जो कोई जो धर्म होता है उसका सिद्धांत कुछ अलग होता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर अंतर पड़ जाता है, हालांकि आप सभी को उतना अंतर नहीं करना है, ठीक है। उत्तर आपको इस प्रकार से देना है, धर्म सामाजिक व्यवहार के उन नियमों को कहते हैं जो नैतिकता पर आधारित होते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना, छोटे से प्यार करना आदि। कलिंग की विजय के पश्चात अशोक ने ऐसे ही धर्म प्रचार किए, यानी जब अशोक ने जो है कलिंग को जीत लिया था तो क्या हुआ, तो उनका दिल बदल गया था। क्यों बदला था, वो उन्होंने देखा, क्या देखा, तो जो नदी थी उसका उस नदी का पानी का रंग लाल हो गया था, इसलिए अशोक ने खुद को बदल लिया और धर्म का क्या किया, तो प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। ये मैंने लेक्चर में आपको काफी अच्छा से समझाया था, ठीक है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, ये आपका तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों समाप्त हो गया है। इसलिए हम आते हैं चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न है, अशोक धर्म से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अशोक धर्म से आप क्या समझते हैं। देखिए आम भाषा में कहिए, अशोक द्वारा चलाया गया धर्म अशोक धर्म कहलाता है। अशोक का इसको धर्म बोलिए या धर्म बोलिए, बात आपका क्या है, तो बात आपका बराबर है, ठीक है। अब देखिए अशोक धर्म अशोक द्वारा चलाया गया है, किसके द्वारा चलाया गया है, तो अशोक द्वारा चलाया गया है, ठीक है। अशोक धर्म आज भी महत्वपूर्ण है। अशोक का धर्म भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महत्वपूर्ण है, ठीक है। अशोक धर्म में अशोक बताते हैं कि प्राणियों की हत्या ना करे, माता पिता की सेवा करे, वृद्धों की सेवा करे, गुरुजनों का सम्मान करे, मित्रों, ब्राह्मणों एवं दासों लिखा गया, दास होगा यहाँ पर, ठीक है। दासों के साथ क्या करें, तो अच्छा व्यवहार करें। और यही काम पहले अशोक नहीं करता था, ठीक है। जब अशोक नहीं बदला था तो क्या करता था, शिकार करता था, यानी जानवरों को मारता था, ठीक है। सबके साथ अन्याय करता था, लूटता था बहुत ज्यादा। लेकिन कलिंग युग के पश्चात अशोक पूरा बदल गया, वो धम्म को क्या किया, धम्म को अपना लिया। और ये जो धम्म है, ठीक है, अब ये जो धम्म शब्द है, अब देखिए बहुत कोई टीचर इसके बारे में बोलेगा क्या कि धम्म ही धर्म है। धम्म क्या है, तो धम्म ही धर्म है, ठीक है। लेकिन जो अशोक है, अशोक अपना जो दूसरा स्तंभ था, ठीक है, स्तंभ लेख था, उनमें खुद बताया, अशोक ने खुद बताया कि आखिर धम्म क्या है, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों मैंने पैराग्राफ चेंज करके आपको यह स्पष्ट करके लिख दिया है, ठीक है। देखिए अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है, क्युंछु धम्मे, यानी कि धम्म क्या है, अर्थात धम्म क्या है। इसका उत्तर अशोक स्वयं देता है, यानी कि स्वयं इस प्रकार देता है, वो संस्कृत में इस प्रकार से वो देता है, अपासिनवे बहु कयाने दया दाने, साचे सोचिए चखु ये दाने पिए बहुविधे दीने दुपद, ठीक है। अर्थात धम्म क्या है, धम्म वो है धम्म जिसमें पापी हीनता है, यानी कि पाप से मुक्त है, ठीक है। अत्यधिक कल्याण है, जब आप अत्यधिक कल्याण करेंगे, दया करेंगे, दान है, ठीक है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, साधता है, यही सब क्या है, जब ये सब आप करिएगा तो यही धम्म है, ठीक है। यही क्या है, यही धम्म है। और अशोक कहते हैं, क्या कहते हैं कि अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार, यानी कि जितना भी धर्म है, जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम, उसका जो भी पॉजिटिव बात था वो अशोक लेकर के यह धर्म चलाया था, ठीक है। तो अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार है। यदि हम अशोक के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले तो अपने जीवन में क्या करेंगे, तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए जो मीडियम छात्र वो इतना भी याद करके लिख लीजिएगा तो आपको अच्छा खासा नंबर, यानी कि 2 में 2 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यदि इतना पूरा याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। यदि धम्म में किसी को कन्फ्यूजन होगा तो आप सीधे बोलिएगा कि अशोक ने खुद जो स्तंभ लेख था, जो दूसरा स्तंभ लेख था, वहां खुद वो बोले कि धम्म क्या है, और उसका उत्तर वो खुद दिए, क्या दिए, तो ये सारा दिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख का
महत्व बताइए, अशोक के अभिलेख का महत्व बताइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उत्तर आपको इस प्रकार से देना है। अशोक के अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो भारत के कोने कोने में बिखरे हैं। ठीक है, इन अभिलेखों का भारत के इतिहास में बड़ा महत्व है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब महत्व क्या है, तो देखिए पहला महत्व है अशोक के अधिकतर अभिलेख सीमांत क्षेत्रों में है। इसकी सहायता से हम अशोक के साम्राज्य की सीमाएं निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब अशोक का जो अभिलेख है वो जिस जिस सीमा पर मिला है उसको एक अंकित करके एक पूरा मैप बना लिया गया। ठीक है, अब उससे पता चलता है कि अशोक कहाँ तक शासन करते थे। ठीक है, उसी प्रकार आपका दूसरा पॉइंट है, उसके अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि वह बौद्ध मतलब कि वह बौद्ध धर्म के क्या थे, तो प्यारे बच्चों अनुयायी थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि अशोक के मिस्र, सीरिया, वर्मा जो आज का म्यांमार है और श्रीलंका के साथ बड़े अच्छे संबंध थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों से मौर्यकालीन कला का क्या मिलता है, तो प्यारे बच्चों ज्ञान मिलता है या यूं कहें कि जानकारी मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5वां प्रश्न। इसलिए प्यारे बच्चों हम छठे प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या कार्य किए। ठीक है, अब आपको यह बताना है। ठीक है, तो देखिए उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। देखिए, कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए तन मन धन से कार्य किए। ठीक, यानी कि पूरा जी जान लगा दिए। ठीक है, अशोक ने महात्मा बुद्ध से संबंधित तीर्थ स्थानों जैसे लुम्बिनी हो गया, कपिलवस्तु हो गया, गया, कमा दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, कुशीनगर तथा सावित्री की यात्राएं की और जिन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया, यानी कौन किया था, अशोक ने, उनका पालन स्वयं अशोक किए, उनका पालन स्वयं भी किया। कौन किया था, अशोक ने किया। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के नियमों को शिलाओं, स्तंभों, गुफाओं पर खुदवाया। ठीक है, उसने अनेक स्तूप बनाए, उसने बौद्ध भिक्षुओं को आर्थिक सहायता दी, यानी कि पैसा से सहायता किया। ठीक है, बौद्ध धर्म के आंतरिक फूट को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में बौद्ध की तीसरी संगीति का आयोजन किया गया। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है कि तीसरी संगीति कहाँ बुलाई गई, तो प्यारे बच्चों पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु प्रचारकों को भारत के विभिन्न भागों के साथ साथ कहाँ भेजा गया, तो विदेशों में भी भेजा गया, यानी कि प्रचार करने वाला। ठीक है, भारत में तो पूरा कोना में गया ही, साथ ही साथ विदेशों में भी गया। खास करके देखिएगा जो देश श्रीलंका है, श्रीलंका में अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। कहाँ भेजा, तो श्रीलंका में। ठीक है, इस प्रकार अशोक बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोतों को लिखे। ठीक है, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखीय स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है 14 वृहत शिलालेख जो कलसी। ठीक है, कलसी में आपको मिले थे, यानी कि शहबाजगढ़ी में आपको मिले थे। ठीक है, दूसरा है मास्की जो कि आपको कहाँ है ना, जो दूसरा है मास्की। ठीक है, तीसरा है गिरनार और चौथा क्या है, तो लोरिया। ठीक है, आपको ये सभी पूरा लिख आप है दीजिएगा। जो मास्की है गुर्जरा से प्राप्त लघु शिलालेख है, गिरनार से प्राप्त लघु शिलालेख ये भी शिलालेख है, और आपका ये स्तंभ लेख है जो कि अरेराज से में आपको मिला था। अरेराज कहाँ, तो शायद पश्चिमी चंपारण में शायद पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका 8वां प्रश्न है, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। ठीक है, तो उत्तर आपको इस प्रकार से देना है, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना इस समय के स्तंभ और दक्षिणी की मूर्ति है। किसका है मूर्ति है, तो प्यारे बच्चों तो यक्षिणी की मूर्ति, यानी कि मूर्ति और स्तंभ। ठीक है, सांची, सारनाथ आदि जगहों पर जो है मौर्यकालीन स्तूप मिले हैं। इस समय मूर्ति निर्माण में गांधार एवं मथुरा शैली का विकास हुआ, यानी कि अशोक के समय में। ठीक है, उसके बाद अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूप तथा विहार का निर्माण कराया गया, यानी कि 84,000 बौद्ध स्तूप बनाया गया। ठीक है, इस काल में पर्वतों को काटकर गुहा गिरोह का निर्माण किया गया, यानी कि पर्वतों को काट करके गुफा बनाया गया। उसके बाद गिरोह मतलब कि घर बनाया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका प्रश्न है मेगास्थनीज के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए मेगास्थनीज कहाँ का था, तो यूनान का था। ऑब्जेक्टिव में आता है मेगास्थनीज कौन था, तो राजदूत था। ठीक है, तो उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। कौन राजदूत था, तो यूनानी राजदूत था। उसे सेल्यूकस ने अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, जब मेगास्थनीज भारत आया तो भारत को देखा और देख करके अपना पुस्तक लिखा जिसका नाम रखा इंडिका। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसे इंडिका नामक पुस्तक में लेखबद्ध कर दिया। आपका एक जो ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि इंडिका कौन लिखे, तो मेगास्थनीज। ठीक है, उसने भारत का जो विवरण प्रस्तुत किया उसमें उसने भौगोलिक पर्यावरण यानी कि भारत का जो भौगोलिक पर्यावरण था उन्होंने इंडिका में लिखा। भारतीयों के सामाजिक जीवन के बारे में इस किताब में लिखा। कौन किताब, तो इंडिका में लिखा। उनकी धार्मिक आस्थाओं के बारे में लिखा, राजनीति के बारे में लिखा तथा प्रशासन के बारे में लिखा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह हो गया 9वां प्रश्न। अब आता है 10वां प्रश्न, समुद्रगुप्त पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये भी मैंने आपको लेक्चर के वीडियो में काफी ज्यादा अच्छे बताया। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग उत्तर पर आते हैं। गुप्त शासक, ठीक है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका बेटा कौन था, तो समुद्रगुप्त था। ठीक है, यानी समुद्रगुप्त किसका बेटा था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का था। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है और चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है। ठीक है, देखिए भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त का स्थान एक महान विजेता तथा प्रभावशाली सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया है। उसने अपने विजयों के द्वारा भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। ठीक है, समुद्रगुप्त एक महान विजेता ही नहीं बल्कि कुशल संगठनकर्ता तथा कला और संस्कृति का प्रेरक भी था। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपका नेक्स्ट आपका प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि विक्रमादित्य पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है तो घबराइएगा नहीं। विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों एक ही है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप क्या जानते हैं या टिप्पणी करें, इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो प्यारे बच्चों उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह एक बहुत बड़ा विजेता था। उसने गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और उसने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ को अपने क्षेत्र में शामिल किया। ठीक है, उसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इसका कारण था शादी करके उसका जो सेना बना था अपने में मिला लिया। बड़ा होशियार था। ठीक है, इस वैवाहिक संबंध से चंद्रगुप्त को अपनी समस्त सेना को शकों के विरुद्ध इकट्ठे करने का अवसर मिल गया। ठीक है, प्रभावती वाकाटक राज्य की एक बहुत प्रभावशाली महारानी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय कई नई प्रकार के सिक्के जारी किए। उसने सोने के सिक्कों से उसकी शक्ति, व्यक्तित्व और स्थिति का पता चलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के ही टाइम में आपको 9 रत्न थे। सबसे पहले 9 रत्न इसी के समय में था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका प्रश्न है कनिष्क के उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए कनिष्क के भी बारे में मैंने आपको बताया था, काफी अच्छे से समझाया था, इसलिए डायरेक्ट हम लोग उत्तर में करके हम लोग कहना जाते हैं। देखिए 16 में जितना कराए ना सब हम आपको समझाएंगे, शायद ही कोई आपको छूटा होगा। ठीक है, देखिए कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था। मैंने आपको कुषाण वंश पढ़ाया था तो कनिष्क का मैंने जिक्र किया था, देखते वीडियो आप देख लीजिएगा। तो उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था जो 18वीं ईस्वी में सम्राट बना एवं 101 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क के सम्राट बनने की तिथि से ही उपलब्धियों का दौर क्या हो गया, तो उपलब्धियों का दौर आपका शुरू हो गया। ठीक है, शक संवत की शुरुआत उसके गद्दी पर बैठने की तिथि से ही मानी जाती है। तो गद्दी पर कब बैठा था, तो 78 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, कनिष्क भारत का पहला शासक था जिसने चीन पर आक्रमण किया। अब आक्रमण भी किया और जीत गया था। ठीक है, चीन पर आक्रमण करके उसके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सिल्क रूट पर क्या कर लिया था, तो कब्जा कर लिया था। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
उसने अशोक की ही तरह एशिया एवं चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कनिष्क के संरक्षण में ही कश्मीर के कुंडल वन विहार में चतुर्थ, ये भी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ संगीति का आयोजन किया गया। आपको एग्जाम में आता है कि चतुर्थ संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ। कौन कराया, तो कनिष्क कराया। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है सातवाहन राज के बारे में टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। लगभग 7 ईसा पूर्व में सातवाहन राज की नींव सिमुक ने रखी थी। ठीक है, यह गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र था, जिसको अब आंध्र प्रदेश कहा जाता है। यानी कि जो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी है, ठीक है, वह क्षेत्र वर्तमान समय में कौन सा क्षेत्र है, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी कि आंध्र क्षेत्र है। ठीक है, सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन सा सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे पहला, तो सातकर्णी था। ठीक है, उसने अश्वमेघ यज्ञ किया और पूरे दक्कन पर अपनी प्रभुसत्ता की घोषणा की। इस वंश का एक और प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। ठीक है, जिसने दूसरी शताब्दी ईस्वी के आरंभिक काल में शासन किया। सातवाहन शासक अपने आप को क्या मानते थे, तो ब्राह्मण मानते थे और विष्णु मत के अनुयायी थे। वह ब्राह्मणों के खुले दिल से क्या करते थे, तो दान देते थे। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा दान दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका प्रश्न है किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम और स्थान बताइए। हालांकि हम आपको 4 हम आपको लिख दिए हैं। एरन का विष्णु मंदिर कहाँ है, तो सागर, कौन राज्य, मध्य प्रदेश। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है, जबलपुर राज्य, मध्य प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, ललितपुर राज्य, उत्तर प्रदेश। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, रायपुर में राज्य, छत्तीसगढ़। ठीक है, जबकि 2 ही लिखना, हम 4 बता दिए। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न के नाम बतावे। ठीक है, हालांकि देखिए 9 कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा, या तो 4 पूछेगा या 5 पूछेगा या 3 पूछेगा। ठीक है, इसलिए आप मैक्सिमम 5 याद करिए, बात खत्म। तो 9 रत्न कौन कौन थे, शंकु थे, बेताब भट्ट, कपिल दास, अमर सिंह। ठीक है, इतना थे। ठीक है, मन है तो ज़्यादा याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कुषाण। देखिए, या तो कुषाण पूछेगा या तो कुषाण वंश पर कहेगा टिप्पणी करने के लिए, दोनों एक ही है। ठीक है, कुषाण या कुषाण वंश पर टिप्पणी करें। ठीक है, तो देखिए चीन में महान दीवार बनने के कारण, जो चीन में जो दीवार, जो महान जो दीवार बना था, तो उसके कारण जो कबीला, जो हुनो कबीला था, तो हुनो ने अपने पड़ोसी कबीले यूची, ये भी एक कबीले था। ठीक है, यूची कबीले को पश्चिम की ओर खदेड़ा, यानी कि युद्ध कर करके मार के पश्चिम की ओर इसको ठेल दिया था। ठीक है, खदेड़ा, यही इसका मतलब हुआ। कुषाण इसी यूची कबीले का एक शाखा था। ये जो देखिए जो पश्चिम की ओर जो खदेड़ा था, ये जो यूची कबीला था, तो आगे चल करके 5 भागों में बट गया। यानी कि कोई कबीला इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और इन्हीं 5 में से एक कबीला कौन था, तो एक कबीला था कुषाण कबीला। कौन कबीला था, तो कुषाण। ठीक है, तो कुषाण इसी यूची कबीले की एक शाखा थी। भारत में कुजुल फडफिसस ने कुषाण वंश की स्थापना की। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था, जो 78 ईस्वी में सम्राट बना एवं 101 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दूसरा अध्याय का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा का पूरा समाप्त आपको हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दीर्घ हम कराएंगे। दीर्घ में भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि दीर्घ में मैं या तो 8 करवाऊँ या 7 में क्वेश्चन है करवाऊँ। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि इसे आप अपना कॉपी में लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ दिए गए लिंक को क्लिक कर इसे अपने कॉपी में लिखें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों धन्यवाद।